Good morning, students. Today I am Tamanna Sharma, TGT Social Science, a faculty of Suraj School, Rewari. Today I am going to explain chapter 3rd in civics, which is how the state government works. Student, we already done some part of this chapter in previous video. Now I discussed about elections. India is the largest democracy in the world, hence every citizen who is aged 18 and above has the right to choose the political candidates to represent them and their interests locally, nationally और इंटरनेशनली. सो स्टूडेंट्स, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स को अपने हेड को इलेक्ट करने का राइट होता है. तो उन्हें वोटिंग राइट दिया गया है जिसके थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी कंट्री को लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं. द प्रोसेस इज डिटरमाइंड बाय वोटिंग सिस्टम वेयर सिटीजन्स वोट फॉर वन कैंडिडेट. वोटिंग सिस्टम में क्या है कि एक जो पीपल है ओनली वन कैंडिडेट को वोट कर सकता है. द कैंडिडेट विद द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड. जिसको ज़्यादा क्वांटिटी में वोट मिल जाते हैं वो इलेक्ट हो जाता है. द जनरल इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1951. इंडिया में फर्स्ट इलेक्शंस कब हुए थे? 1951 में. दे आर हेल्ड वंस इन every 5 years unless the central government is dissolved before its tenure is completed. वैसे जो टाइमिंग है इलेक्शन का वो हर 5 years के बाद इलेक्शंस होते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कारण से डिसॉल्व हो जाती है तो वो 5 years से पहले भी इलेक्शंस करवा सकते हैं. द एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is chosen from among the members of the single largest party or a coalition party as the case may be. अगर किसी को प्रॉपर क्वांटिटी में अगर वोट नहीं मिल पाए हैं तो कोएलिशन गवर्नमेंट बना सकते हैं, या फिर जो जिनको मेजॉरिटी में वोट मिले होते हैं तो उनकी गवर्नमेंट बनती है. Election campaigns in India take place for 2 weeks starting from the time the name of the final list of candidates are declared right up to 48 hours before the date of polling. So जो इलेक्शंस के लिए अप्लाई करते हैं और वो नॉमिनेट हो जाते हैं तो वो इलेक्शन से 48 आवर्स से पहले तक कंपेन कर सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं. ड्यूरिंग द कंपेन कैंडिडेट्स रीच आउट टू द वोटर्स. Political leaders hold election meeting and rallies for informing the voters about their policies and persuading them to vote for them. So कंपेनिंग में जब वो अपना प्रचार करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो वोटर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उन्हें अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, रैलीज़ निकालते हैं. इट इज़ क्लियर? ओके. एवर सिंस द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इंडिया हैज़ ऑलवेज हेल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स as per the principle of constitution and electoral laws and system. So जो जनरल इलेक्शंस इंडिया में होते हैं उसमें हमेशा से जो कैंडिडेट होता है वो फ्री होता है, वो अपने जो पीपल होते हैं वो फ्री होते हैं, किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं. फेयर इलेक्शंस होते हैं, एक पीपल एक ही कैंडिडेट को वोट कर सकता है. और क्या कहते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्टोरल जो लॉज एंड सिस्टम्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको फॉलो किया जाता है. इन इंडिया द एंटायर कंट्रोल ऑफ इलेक्शन एंड इट्स प्रोसीजर इज़ वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन. इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है वो सब इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है. ओके. इलेक्शन कमीशन. Election Commission of India is a permanent constitutional body. It is the organization which conducts the general election in the country. They not only organize and conduct general elections but also conduct elections to the offices of the president and the vice president. इलेक्शन कमीशन जो है एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इस ऑर्गेनाइजेशन में जो इलेक्शंस हमारी कंट्री में होते हैं उनको जो मैनेजमेंट किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है, कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शंस, वो कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन. दे नॉट ओनली ऑर्गेनाइज, बस वो कंडक्ट कराना, ऑर्गेनाइज कराने का काम नहीं होता है, बल्कि क्या कहते हैं, ये जनरल इलेक्शंस को ही नहीं करते बल्कि ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को भी
करवाते हैं। द इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 25 जनवरी 1950। इलेक्शन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। इट करेंटली कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इसमें कौन कौन होते हैं इसके मेंबर्स? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। द कमीशन यूजुअली अनाउंसेस द इलेक्शन शेड्यूल a few weeks before the formal process is set in motion and conducts the election process peacefully. So कमीशन जो है वो ज़्यादातर ये कोशिश करता है जो इलेक्शंस होने वाले होते हैं उससे पहले ही इस तरीके के कंडक्ट्स करता है, पॉलिसीज़ बनाता है जिससे कि जो इलेक्शंस हैं वो पीसफुली हो सकें। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका क्या वर्क है? The state legislature have many functions to perform, but their main function is that of making laws and presenting the budget. स्टेट लेजिस्लेचर के बहुत सारे वर्क होते हैं स्टेट रिलेटेड, और जो विलेज से रिलेटेड उस गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी वो सुपरवाइज करते हैं। बहुत सारे उसके पास वर्क हैं, बट जो उसका इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है मेकिंग लॉज एंड प्रेजेंटिंग द बजट, स्टेट से रिलेटेड। The state legislature makes laws on those subjects that are listed in the state list. कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं। एक है हमारा यूनियन लिस्ट जिसमें कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो वर्क करती है। सेकंड है स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों वर्क करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ओनली स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पर वर्क करती है। इट इज़ क्लियर? Laws are made with the intention of providing good governance to the people. जो भी लॉज बनाए जाते हैं उनका यही इंटेंशन रहता है कि पीपल को अच्छी गवर्नेंस फैसिलिटीज़ मिल सकें। ओके, बिफोर अ लॉ इज़ पास्ड इट इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिल। जब लॉ गवर्नमेंट के सामने जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो लॉ बनने से पहले वो किस फॉर्म में होता है? बिल के फॉर्म में गवर्नमेंट के सामने रखा जाता है। जब वो पास कर देती है उसको तो वो क्या बन जाता है? लॉ। There are 2 kinds of bill, ordinary bill and money bill. Ordinary bills deal with general administrative issues, money bill deal with finance or expenditure. It also includes imposing new taxes or abolishing old taxes. So students, तो 2 टाइप के बिल्स होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल में क्या चीज़ें होती हैं? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होते हैं और उससे रिलेटेड लॉज बनाए जाते हैं। मनी बिल में क्या होता है? फाइनेंस और एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्च करती है, मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मनी बिल में आती हैं। इसमें जो गवर्नमेंट न्यू टैक्सेस इम्पोज करती है या फिर ओल्ड टैक्सेस को एबॉलिश करती है, ख़त्म करती है, तो वो सारी चीज़ें भी किस में आती हैं? मनी बिल के अंदर। इट इज़ क्लियर? फॉर एनी बिल टू बिकम अ लॉ इट इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। जो बिल है जब तक वो लॉ नहीं बना है ये दोनों हाउसेस में रखा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के। उसके बाद इसमें डिटेल डिस्कशंस होते हैं। फिर द बिल इज़ पुट टू वोट इन द हाउस, फ्रॉम देयर इट गोज़ टू द अदर हाउस फॉर अप्रूवल। फिर इस पर क्या होता है? डिस्कशन के बाद वोट डलवाए जाते हैं और फिर उसके बाद जब दोनों हाउसेस से अप्रूवल मिल जाता है, दोनों हाउसेस इस बिल के ऊपर साइन कर देते हैं कि हाँ ये लॉ बनना चाहिए, तब ये किसके पास जाता है? देन इट इज़ सेंड टू द गवर्नर। व्हेन द गवर्नर साइन द बिल, जब गवर्नर इस पर साइन कर देता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू रिजेक्ट एनी बिल। गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती है कि वो किसी बिल को रिजेक्ट कर दे, बट वो क्या कर सकता है? इट कैन सेंड इट बैक टू द लेजिस्लेचर विद सम सजेशंस। वो उस बिल में कुछ चेंज किया जाए इससे रिलेटेड सजेशंस लिख के वापस भेज सकता है, पर रिजेक्ट कर दे ये पावर गवर्नर के पास नहीं होती है। इट इज़ क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ पब्लिक प्रेशर। In a democracy, people have the right to express their opinion and voice their concern on issues. डेमोक्रेसी में पीपल के पास राइट होता है कि वो किसी भी इश्यूज़ के रिलेटेड अपने ओपिनियन रख सकते हैं, अपनी वॉइस उठा सकते हैं।
If the people are not happy with some of the laws passed by the legislatures, they can show their resentment against the bill. अगर वो किसी जो legislature ने जो अगर कोई लॉ पास किया है और पीपल इससे सेटिस्फाइड नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो वो उस बिल के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं. बंस, हड़ताल एंड मास डेमोन्स्ट्रेशन आर बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड मास ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू वो अपनी आवाज़ उस बिल के अगेंस्ट उठा सकते हैं. वो बंद कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, मास डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, रैलीज़ निकालते हैं, स्ट्राइक करते हैं. आपने देखा होगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिससे वो अपने व्यूज़ को गवर्नमेंट के आगे रख सकें. प्रोटेस्ट इज़ ऑफन अगेंस्ट समथिंग और अदर और एन अटेम्प्ट टू स्टॉप अ पॉलिसी और प्रैक्टिस विच वुड अदरवाइज गो अहेड अनक्वेश्चन. ये जो प्रोटेस्ट है ये किसके लिए होता है? ये जो लॉ बनाया गया है, जो बिल पास किया गया है, उसके अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, प्रोटेस्ट आर पार्ट ऑफ ओवरऑल व्यू विच बैलेंस द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ नीड फॉर लॉ एंड ऑर्डर. तो ये जो प्रोटेस्ट है ये ओवरऑल इसका मतलब यही निकलता है कि राइट टू प्रोटेस्ट जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, ऑर्डर पास किया है, तो उससे हमारे राइट सेफ रहें. इट इज़ क्लियर. तो अगर हमें लगता है कि ये जो लॉ बनाया गया है ये हमारे लिए बेनिफिटेड नहीं है, हमारे किसी राइट को एबॉलिश कर रहा है, तो हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट यूज़ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट एंड आई होप you understand this chapter very well. Thank you.